हेलो एंड वेलकम बैक टू किड्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, MCQ 360 सीरीज में आपका स्वागत है। आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूं उसका नाम है फाइनल अकाउंट्स। आज हम फाइनल अकाउंट्स के जितने भी MCQs मुझे बुक में मिले हैं वो मैं लेके आया हूं, तो आज हम उन्हीं पे फोकस करेंगे। लेकिन उससे पहले कि आप ये MCQ सॉल्व करो, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली बेसिक चीज़ जो वो है वो ये है कि जो आपके बेसिक्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, तभी जाके आपको MCQ समझ आएंगे। तो जो न्यू कैंडिडेट हैं जिन्होंने फाइनल अकाउंट्स नहीं पढ़ा हुआ, सबसे पहले वीडियोस देख लो। ये वाले वीडियोस तो यहीं पे रहेंगे, इसी चैनल पे रहेंगे। पहले वीडियोस देख के फिर आप ट्राई करो, तब आपको समझ भी आएगा और तब आपको इंटरेस्ट भी आएगा MCQ समझने में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के MCQs। सो द वेरी फर्स्ट MCQ इज फिक्स एसेट्स आर ऑप्शंस क्या हैं? केप्ट इन द बिजनेस फॉर यूज ओवर ए लॉन्ग टाइम फॉर अर्निंग इनकम, कि बिजनेस में रखे जाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, यूज कर सके ताकि हम अपने बिजनेस में अपना जो रेवेन्यू है वो जनरेट कर सकें। बी ऑप्शन है मीन फॉर रीसेल, बेचने के लिए खरीदे जाते हैं। सी मीन फॉर कन्वर्जन इनटू कैश एज क्विकली एज पॉसिबल, कि जल्दी से जल्द उसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकें बेचकर। और डी है ऑल ऑफ द अबव, यह सभी ऑप्शंस। दोस्तों, फिक्स एसेट्स वो होते हैं जो हम अपने बिजनेस में, हमारे बिजनेस में फ्यूचर के लिए यूज किए जाते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए यूज किए जाते हैं। किस लिए यूज किए जाते हैं? टू जनरेट रेवेन्यूज। ये वो एसेट्स होते हैं जो बेचने के लिए नहीं खरीदे जाते। फॉर एग्जांपल, मैंने एक एग्जांपल भी दी थी जब मैंने लेक्चर पढ़ाया था कि अगर मान लो मेरा एक कोचिंग सेंटर है, उसमें मैंने डेस्क खरीदे, वो मेरे फिक्स एसेट में आएगा। वो डेस्क मैंने इसलिए नहीं खरीदे कि मैं उसको बेचूंगा, या उसमें मैंने एक AC इंस्टॉल करके रखा है तो वो AC मैंने इसलिए नहीं खरीदा कि मैं उसको बेचूंगा। ऐसे एसेट्स जिनका मकसद क्या है? लॉन्ग टर्म के लिए यूज करना। किस लिए यूज करना? इन ऑर्डर टू जनरेट रेवेन्यूज। ऐसे एसेट्स को हम कहते हैं फिक्स एसेट्स। और दूसरे एसेट्स जो बेचे जाते हैं वो होते हैं करंट एसेट्स, जिसमें हम कहते हैं स्टॉक। स्टॉक जो हम किस लिए खरीदते हैं? बेचने के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा जाता है, तो वो है करंट एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स की खासियत क्या है कि लंबे समय के लिए खरीदे जाते हैं, लंबे समय के लिए ध्यान में रख के खरीदे जाते हैं ताकि फ्यूचर में हम इनसे अपना रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सके इनको यूज करके। तो ऑप्शंस आई होप आपको समझ आ गई होगी इनमें से कौन सी है। ए ऑप्शन इज ए, केप्ट इन द बिजनेस फॉर यूज, बिजनेस में यूज के लिए रखे जाते हैं, ओवर ए लॉन्ग टाइम फॉर अर्निंग इनकम, यानी लंबे समय के लिए इनकम को जनरेट करने के लिए हम जो एसेट रखते हैं, दैट इज कॉल्ड फिक्स एसेट्स। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। गुडविल इज ए, गुडविल क्या है? सबसे पहले तो आपको पता ही है गुडविल क्या है। गुडविल इज द स्ट्रेंथ ऑफ ए बिजनेस टू अट्रैक्ट कस्टमर। गुडविल क्या होती है? रेपुटेशन होती है किसी प्रोडक्ट की। तो गुडविल इज किस तरह का एसेट है? ए करंट एसेट, बी एन इंटेंजिबल फिक्स एसेट, सी ए टेंजिबल फिक्स एसेट, डी एन इन्वेस्टमेंट। करंट एसेट्स दोस्तों वो होते हैं जो एक साल के अंदर जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर लें। इंटेंजिबल फिक्स एसेट वो होता है जिसकी कोई शेप नहीं है, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते। टेंजिबल फिक्स एसेट वो होता है जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट तो मुझे लगता है समझाने की जरूरत नहीं है। जो पैसा हमारे पास सरप्लस है, हमने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, चाहे वो कोई ज़मीन खरीद ली, चाहे वो हमने बैंक में FD करवा दी, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो गुडविल क्या है? गुडविल करंट एसेट्स में नहीं आता। सबसे पहले तो ये फिक्स एसेट है। और ये कैसा फिक्स एसेट है? टेंजिबल या इंटेंजिबल? गुडविल यानी रेपुटेशन दिखाई नहीं देती, इसको हम देख नहीं सकते हैं। तो ये जिस एसेट को हम देख ना सके उसको हम बोलते हैं एन इंटेंजिबल। तो ये एक इंटेंजिबल फिक्स एसेट है। फिक्स एसेट की कैटेगरी में आता है। उसके अंदर दो है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। ये कौन सा है? इंटेंजिबल, क्योंकि ये इसको हम देख नहीं सकते। आई होप ये क्लियर है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट इज स्टॉक इज। हमारा जो स्टॉक है, स्टॉक किसे कहते हैं दोस्तों? स्टॉक होता है वो चीज़ जिसका हम बिजनेस करते हैं, वो चीज़ जिसमें हम डील करते हैं, वो चीज़ जो हमने खरीदी कस्टमर को बेचने के लिए, जिसको हम गुड्स भी कहते हैं। तो स्टॉक इज, ऑप्शंस आर ए इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ फिक्स एसेट। इसको हम फिक्स एसेट की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। लेकिन फिक्स एसेट में क्या खासियत बताई मैंने कि लॉन्ग टर्म यूज के लिए रखे जाते हैं, बेचने के लिए नहीं रखे जाते। लेकिन जो हम स्टॉक खरीद रहे हैं, स्टॉक मतलब वो चीज़ जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं, अगर हमने कोई स्टॉक खरीदा तो लंबे समय के लिए यूज करने के लिए नहीं खरीदा गया। वो किस लिए खरीदा गया? कि हम उसको रीसेल करेंगे, जल्द से जल्द बेचेंगे और मुनाफा कमाएंगे। तो स्टॉक इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ फिक्स एसेट गलत है। बी एन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है।
लंबे समय के लिए की जाती है इन्वेस्टमेंट। सी ए पार्ट ऑफ करंट एसेट, करंट एसेट का एक हिस्सा है। और डी एन इंटेंजिबल फिक्स एसेट, वो एक इंटेंजिबल फिक्स एसेट है। दोस्तों ना तो इंटेंजिबल फिक्स एसेट है क्योंकि स्टॉक हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, ना तो फिक्स एसेट की कैटेगरी में आता है, ना ही वो कोई इन्वेस्टमेंट है जो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए की जाए। वो क्या है, ए पार्ट ऑफ करंट एसेट। और करंट एसेट की आपको खासियत बताई थी कि ये वो एसेट्स होते हैं जिनको हम क्विकली कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्टॉक इज वन ऑफ देम, कि हमने खरीदा, किस लिए खरीदा, कस्टमर को बेचने के लिए। तो जो स्टॉक हम कस्टमर को बेचने के लिए, जो गुड्स हम कस्टमर को बेचने के लिए खरीदते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक। और स्टॉक हमारे किस में आता है, करंट एसेट्स में आता है। आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट इज द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वो होता है जिसमें हम किसी प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट आई, उसको बनाने में कितना खर्च आया, वो कैलकुलेट करते हैं। आपने एक ट्रेडिंग अकाउंट भी देखा होगा, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वो बिजनेस या वो एंटिटीज बनाती हैं जिनका काम मैन्युफैक्चरिंग करके प्रोडक्ट बेचना है। कुछ ऐसे कंसर्न्स या कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिनका काम ट्रेडिंग है, मतलब बनी बनाई गुड्स खरीदते हैं और वो बेचते हैं, उसके लिए वो बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें हम क्या कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन जो बिजनेस खुद गुड्स प्रोड्यूस करके, खुद बना के, मैन्युफैक्चर करके बेचता है, तो सबसे पहले वो बनाता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एज द नेम सजेस्ट कि मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, इट मीन्स जो गुड्स बनने में जो आपका खर्च आया, ये उसकी बात करता है। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ए टू असर्टेन द प्रॉफिट और लॉस ऑन द गुड्स प्रोड्यूस। ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। मैंने क्या बताया, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की खासियत क्या, कि जो गुड्स हमने बनाई उस पर क्या उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई, वो कैलकुलेट करता है। तो पहला ऑप्शन तो है नहीं। बी टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग गुड, कि जो गुड्स हमने मैन्युफैक्चर की, बनाई, उसकी कॉस्ट निकालने के लिए। सी टू शो द सेल प्रोसीड फ्रॉम द गुड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, हमने जो गुड्स बनाई उस साल, उसकी सेल बताने के लिए। या डी बोथ बी एंड सी, यानी दोनों बी और सी। तो अभी मैंने बता दिया कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एज अ नेम सजेस्ट कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, किसी प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट आई है वो देखने के लिए बनाया जाता है। तो आंसर क्या होना चाहिए, बी टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड गुड, जो गुड्स हमने मैन्युफैक्चर की उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, कॉस्ट निकालने के लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इज ए न्यू फर्म कमेंस बिजनेस ऑन 1 January 2006 एंड परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹90,000। एक नई फर्म ने 1 जनवरी 2006 को बिजनेस शुरू किया और 90,000 की इसने क्या खरीद ली, गुड्स खरीद ली। ए सम ऑफ ₹6,000 वाज स्पेंट ऑन फ्रेट इनवर्ड्स, इसमें से 6,000 रुपये उसने फ्रेट यानी किराया, जो गुड्स खरीदी उसको फैक्ट्री तक लाने का या गोडाउन तक लाने का या शोरूम तक लाने का जो किराया है उसको कहते हैं फ्रेट इनवर्ड। तो 6,000 का उसने किराया दे दिया। एट द एंड ऑफ द ईयर द कॉस्ट ऑफ गुड्स स्टिल अनसोल्ड वाज 12,000। साल के एंड में कुछ गुड्स उसकी क्या थी, अनसोल्ड। अनसोल्ड मतलब जो भी बिकी नहीं थी और उनकी वैल्यू थी 12,000। आगे कहता है सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, उस साल की सेल थी 1,20,000। व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म, फर्म का ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा। अच्छा, आप सब ने जिनको बेसिक्स क्लियर हैं उन्होंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा, आई होप उनको याद भी होगा ट्रेडिंग अकाउंट। तो ज़रा हम ट्रेडिंग अकाउंट बना के इसका ग्रॉस प्रॉफिट देख लेते हैं। अब आपको पता है कि जो परचेजेस हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में आती हैं। ज़रा लिख लेते हैं, परचेजेस 90,000, जितने भी खर्च होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, वो डेबिट साइड में हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है। तो एक्सपेंस को हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद 6,000 का उसने फ्रेट यानी किराया भी दे दिया। जो भी गुड्स परचेज किए उसका किराया, वो भी एक खर्चा है, एक्सपेंस है, हम इस तरफ रिकॉर्ड कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, भाई आपको पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट्स की जो सेल्स यानी इनकम्स हैं वो क्रेडिट साइड में आएंगी। तो 1,20,000 और हमारे पास कुछ स्टॉक भी था साल के एंड में, कॉस्ट ऑफ गुड्स स्टिल अनसोल्ड, और क्लोजिंग स्टॉक भी आपको पता है इस तरफ आता है क्रेडिट साइड में। ये वो स्टॉक जो साल के एंड में बच गया 12,000। तो ज़रा टोटल करके देखो, क्रेडिट साइड ये हो गया 1,32,000। तो 1,32,000 ये हमारी क्रेडिट साइड यानी इनकम वाली साइड है। इसमें से एक्सपेंस ये दो ही है, 96,000, दोनों का टोटल देख लो। 96,000 इसमें से आप माइनस कर लो हमारे खर्चे, तो 36,000 हमारा क्या बन जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये हमारा आ गया यहाँ पे क्या,
ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे आया? आपने क्रेडिट साइड का टोटल किया, वो आ गया 1,32,000, ये हमारी इनकम थी, इसमें से ये दोनों एक्सपेंसेस का टोटल 96,000 है, आपने माइनस किया तो बैलेंस आपका क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट 36,000। तो ए ऑप्शन में वो क्लियर है, तो ये इसका आंसर रहेगा। आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट इज फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर असर्टेन द ग्रॉस प्रॉफिट। फिर से वही कहानी है, हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिखाना है। ओपनिंग स्टॉक दिया है, गुड्स परचेज दी हैं, फ्रेट एंड पैकिंग दी है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, सेल्स दिया है, सेलिंग एक्सपेंस दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिखाना है। तो चलिए दिखा देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। यहीं पे बना लेते हैं इसको। चलिए सबसे पहले आपको पता है ओपनिंग स्टॉक हम डेबिट साइड में लिखते हैं, जितने भी खर्चे हैं डेबिट साइड में रिकॉर्ड होते हैं 25,000। अच्छा, गुड्स परचेज, हमने कुछ परचेज भी की तो परचेजेस भी हमारे खर्चों में रिकॉर्ड की जाएगी 1,30,000। चलिए फ्रेट एंड पैकिंग, इस पे फ्रेट, गुड्स को जो खरीदा उसको लाने का किराया 5,000। क्लोजिंग स्टॉक वो आपको पता है क्रेडिट साइड में आता है, क्लोजिंग स्टॉक ये है 15,000, रिकॉर्ड कर लिया हमने। उसके बाद सेल्स, ये भी क्रेडिट साइड में आएगी, कितनी है? 1,90,000। अच्छा, ये हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब यहां पे दिया है सेलिंग एक्सपेंस। हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है? हमें क्वेश्चन में पूछा है कि ग्रॉस प्रॉफिट दिखाओ। उसके लिए हमें बनाना पड़ता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, और डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं? प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग तक के एक्सपेंस डायरेक्ट होते हैं। यहाँ किसकी बात हो रही है? सेलिंग एक्सपेंस। सेल्स पे जो हमारा खर्चा आया, कोई कमीशन दे दी होगी, कोई डिस्काउंट दे दिया, तो सेल पे जो खर्चा है, इट मीन्स प्रोडक्ट के बनने के बाद का खर्च है, और प्रोडक्ट के बनने के बाद के खर्च को कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आते, वो कहाँ आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इट मीन्स ये यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ तक का टोटल देख लो कितना बन गया आप, सिंपल। तो ये हो गया 2,05,000। तो इस 2,05,000 में से ये हमारी इनकम साइड है, एक्सपेंस माइनस कर लो, 25 और 5 30, 1,60,000 के हमारे खर्चे हैं, माइनस करके देख लो आपका आंसर कितना आ गया? 45,000। तो देखें ऑप्शन हमारा कोई 45,000 है क्या? है, बिल्कुल है। ये बी वाला ऑप्शन ये हमारा सही ऑप्शन है, 45,000। आई होप आपको क्लियर है। जिसको नहीं समझ आ रही वो लेक्चर जरूर देख लेना, जो यूट्यूब चैनल पे बने हुए हैं, विंग्स एक उड़ान में भी है, शायद इसमें भी होंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मूला मैंने बताया, वो देख लो, उसके बाद आपको आसानी से समझ आ जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज ए प्रीपेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम। एक इंश्योरेंस थी, प्रीपेमेंट मतलब का प्रीपेमेंट का मतलब क्या? एडवांस दे देना। कोई ऐसा खर्चा जो हम एडवांस दे दें, पहले से दे दें, अगले साल का एक्सपेंस इसी साल पे कर दें, उसी को कहते हैं प्रीपेमेंट या प्रीपेड एक्सपेंस। तो ए प्रीपेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विल अपीयर ऑन द बैलेंस शीट एंड इन द इंश्योरेंस अकाउंट रिस्पेक्टिवली एज। कोई भी खर्च जो हम एडवांस पे करें वो हमारा एसेट है, और कोई भी ऐसा खर्च जो आउटस्टैंडिंग है, मतलब हमने पे नहीं किया, वो हमारी लायबिलिटी है। अगले साल का खर्च इसी साल हमने पे कर दिया, वो हमारा एसेट है। और आपको पता है कि एसेट वो जो हमारी बैलेंस शीट होती है, जितने भी प्रीपेड एक्सपेंस हैं, क्योंकि वो हमारे एसेट हैं तो एसेट साइड में अपेयर होंगे। तो कहता है कहाँ अपेयर होगा? बैलेंस शीट में कहाँ अपेयर होगा? एज एन एसेट, राइट। तो पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। पहले ए लायबिलिटी, देखिए जितने भी प्रीपेड एक्सपेंस, जितने भी प्रीपेड एक्सपेंस, कोई भी तरह का एक्सपेंस, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये सारे हमारे प्रीपेड एक्सपेंस हमारे क्या होंगे? एसेट्स। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे क्या होंगे? ओब्लिक ऐसे लिखा है, यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी क्या होंगी? लायबिलिटी। ये आप याद रखो। तो सबसे पहले तो ये एसेट है, बैलेंस शीट में एसेट में दिखेगा। पहली ऑप्शन जो कहता है लायबिलिटी है, ये तो सीधे सीधे गलत होगी, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस हमेशा एसेट होते हैं। बी एन एसेट, यहां तक सही है, एंड ए डेबिट बैलेंस, और ये डेबिट बैलेंस है, ये गलत है। देखिए एसेट्स, क्योंकि ये एसेट है, और आपको याद होगा लेजर में भी बताया था मैंने, एसेट्स ऑलवेज हैज विच बैलेंस? डेबिट बैलेंस। एसेट्स ऑलवेज हैज डेबिट बैलेंस। अच्छा, अब ये कहता है प्री पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विल अपीयर इन द बैलेंस शीट एज एन एसेट,
और इन द इंश्योरेंस अकाउंट में ये क्या अपेयर होगा, इंश्योरेंस अकाउंट में ये क्या अपेयर होगा, देखिए इंश्योरेंस हमारा क्या है, एक्सपेंस, राइट। एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है, एक्सपेंस ऑलवेज हैज डेबिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस है, डेबिट। अच्छा, लेकिन क्योंकि ये प्रीपेड है, अगर ये सिंपल एक्सपेंस होता तो डेबिट साइड में अपेयर होता, लेकिन ये प्री पेमेंट है, एडवांस है, तो ये कहाँ अपेयर होगा, क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये प्रीपेड है। ये कहाँ रिकॉर्ड होगा, इंश्योरेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड में। सो आंसर विल बी एन एसेट, बैलेंस शीट में एक एसेट, और इंश्योरेंस अकाउंट में क्या आ जाएगा, क्रेडिट बैलेंस। हाँ, यहां पर कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि ये डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, लेकिन तब अगर इंश्योरेंस नहीं, प्रीपेड इंश्योरेंस की बात कर रहे हो, प्रीपेड इंश्योरेंस इज एन एसेट, तो अगर यहां ये लिखा होता बैलेंस शीट एंड इन द प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, तब हम कहते हैं एन एसेट एंड डेबिट बैलेंस। यहाँ पे किसकी बात की, इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस कहाँ आते हैं, डेबिट साइड में, लेकिन अगर प्रीपेड है तो कहाँ पे होंगे, क्रेडिट साइड में। सो एन एसेट एंड ए क्रेडिट बैलेंस, सी इज द राइट आंसर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज अंडरस्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस इन द पीरियड। अंडरस्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, तीन तरह का हमारे पास स्टॉक होता है। स्टॉक ऑफ, तीन तरह का स्टॉक कौन सा होता है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब ये तीनों स्टॉक ओपनिंग है तो ट्रेडिंग अकाउंट में, अगर ये ओपनिंग है, अगर ये तीनों स्टॉक ओपनिंग है तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में आएंगे, और क्लोजिंग है तो कहाँ आएंगे, क्लोजिंग है तो कहाँ आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में। ओपनिंग है तो डेबिट साइड में, क्लोजिंग है तो क्रेडिट साइड में। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या कहा गया कि जो अंडरस्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, अगर कोई क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है और वो अंडरस्टेट किया गया है, अंडरस्टेट का मतलब जितनी वैल्यू थी उससे कम लिखा गया है। मान लो अगर 5000 वैल्यू थी लेकिन हमने उसको लिखा 2000 में, इसको कहते हैं अंडरस्टेटमेंट। सबसे पहली बात ये है कि जो क्लोजिंग है वो ट्रेडिंग अकाउंट की किस तरफ आता है, क्रेडिट साइड में। जब आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो ओपनिंग कोई भी स्टॉक हो, रॉ मटेरियल का या फिनिश गुड्स का डेबिट साइड में, और क्लोजिंग कहाँ आता है, यहाँ पे, राइट। और ये साइड जो है क्रेडिट साइड, ये किसके लिए है, ये इनकम्स के लिए है। इट मीन्स अगर हमने क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 5000 की जगह 2000 लिखा, या आप ऐसे कह सकते हो कोई इनकम 5000 की जगह हमने 2000 लिखी, इट मीन्स हमारी इनकम कम, हमने अपनी इनकम को कम रिकॉर्ड किया, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, अंडरस्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन दैट पीरियड, कि जो अंडरस्टेट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कम शो होगी। ओवरस्टेट करंट एसेट्स ज़्यादा शो होंगे। ओवरस्टेट ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द सेल इन दैट पीरियड, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो है ज़्यादा शो होगा। अंडरस्टेट नेट इनकम इन दैट पीरियड, हमारी इनकम जो है कम शो होगी। तो सिंपल इतना समझो कि जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है आपका क्रेडिट साइड में आता है। क्रेडिट साइड में क्या आती है, इनकम्स को अगर हम अंडरस्टेट यानी कम लिखेंगे तो अल्टीमेटली हमारी इनकम ही कम होगी। तो आंसर क्या होना चाहिए, अंडरस्टेट नेट इनकम। हमारी जो नेट इनकम है वो भी हमें कम दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे आपको याद होगा सेल्स भी लिखते हैं, तो जैसे अगर हम सेल्स को कम लिखें तो हमारी इनकम कम हो जाएगी, वैसे ही अगर हम क्लोजिंग स्टॉक, वो भी जो क्रेडिट साइड में ही आता है, अगर हम उसको भी कम लिखेंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा, हमारी नेट इनकम कम आएगी। अंडरस्टेट मतलब कम दिखाई देगी। अगर ये ज़्यादा लिखेंगे तो हमारी नेट इनकम हमें ज़्यादा दिखाई देगी। आई होप ये आपको क्लियर है। सो डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं, एंड द नेक्स्ट इज इफ सेल्स रेवेन्यू आर ₹4 लाख, अगर हमारी सेल जो है वो 4 लाख की है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब जो गुड्स हमने बेची उसकी कॉस्ट 3,10,000 है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस 60,000 के हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा। दोस्तों ग्रॉस प्रॉफिट का आपको याद होगा, मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सिंपल ये फॉर्मूला लगा लो आप। सेल्स हमारी कितनी है, 4 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब जो गुड्स हमने बेची उसकी कॉस्ट, ये जो 4 लाख की गुड्स बेची हैं इसकी कॉस्ट कितनी है, 3,10,000, यानी बनाने में 3,10,000 का खर्च आया। तो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 90,000। 90,000 इज द राइट आंसर, बी।
अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी इसमें से माइनस कर दें, इस 90,000 में से ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमने माइनस नहीं किए, अगर ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी हम माइनस कर दें तो ये जो 30,000 बचेगा, फिर इसको हम ग्रॉस प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट। आई होप आपको ये क्लियर है। तो हमें पूछा गया था ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फॉर्मूला लगाने के बाद हमारा आंसर हमें दिख गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सेल्स आर इक्वल टू, सेल्स किसके बराबर होती है? दोस्तों कोई भी चीज़, ये तो मुझे लगता है सबको आना चाहिए। मुझे एक चीज़ अगर 10 रुपये में पड़ी या मैंने 10 रुपये में खरीदी, तो उसको मैं मुनाफे में बेचना चाहता हूँ और मान लो मैं 2 रुपये उसमें मुनाफा कमाना चाहता हूँ, तो मेरा सेल प्राइस हो गया 12। लेकिन वो 12 कैसे आया? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ऐड करके। 10 रुपये की चीज़ को मैं प्रॉफिट 2 रुपये कमाना चाहता हूँ, तो मेरा सेलिंग प्राइस हो गया 12। ये मेरी क्या है? सेल। लेकिन ये 12 रुपये सेल कैसे आई? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो सेल्स आर इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, गलत है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, जितनी कॉस्ट आई उसमें आप अपना प्रॉफिट ऐड करो, वही आपकी क्या हो जाएगी? सेल्स। सो बी इज द राइट आंसर। आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखो। एक कंपनी विशेज टू अर्न ए 20% प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेलिंग प्राइस। एक कंपनी को 20% प्रॉफिट मार्जिन चाहिए अपनी सेल पे। Which of the following is the profit mark upon cost which will achieve the required profit margin? अगर हमें इसी प्रॉफिट को, जो कि 20% कैलकुलेट करके आएगा, अगर हमें कॉस्ट पे निकालना पड़े तो हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कितना होगा? देखिए दोस्तों, जरा ध्यान से देखना इसको। इसने कहा 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, 20/100। ये हमारा 20% क्या है? प्रॉफिट, और ये 100 क्या है? सेलिंग प्राइस। कि अगर हमारा सेलिंग प्राइस 100 है तो उसमें प्रॉफिट कितना है? 20। लेकिन ये जो प्रॉफिट इसने कैलकुलेट कहा 20%, जो भी कैलकुलेट करके आएगा, ये चाहता है कि हम किस पे कैलकुलेट करें? कॉस्ट पे। मतलब हमें सामने कौन सी फिगर हो? हमारे कॉस्ट। तो अगर मैं इसको ये कहूँ कि 20/100 मेरा जो प्रॉफिट है मुझे कॉस्ट पे निकालना है, लेकिन ये 100 तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? सेल को। और ये क्या है? कॉस्ट। मुझे इसको कॉस्ट बनाना पड़ेगा, और कॉस्ट बनाने का क्या फॉर्मूला है? कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी कर लो। और अगर मैं अज्यूम करूं कि परसेंटेज में मेरी सेल 100 है और परसेंटेज में मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 20 है, तो इसका मतलब मेरी कॉस्ट कितनी है? 80। तो मैं ऐसा करूंगा 100 माइनस 20, यानी ये मेरा क्या हो गया? 20/80। 80 मेरी क्या आ गई? 80 मेरी क्या आ गई? कॉस्ट। और सामने भी क्योंकि कॉस्ट होगी तो ईजिली मैं कैलकुलेट करूंगा, मेरी फिगर गलत नहीं आएगी। अब इसको हमें परसेंटेज में दिखाना है। अगर मैं 20/80 को डिवाइड करूं तो ये कटेगा 1/4, और 1/4 को अगर मैं परसेंटेज में लेके जाऊं तो वो बनता है 25%। तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए? बी, यानी 25%। आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज इफ सेल्स आर ₹2000। अब देखिए हमारे पास सेल्स कितनी है? सेल्स है हमारे पास 2000 की, राइट। एंड द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड कॉस्ट, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट में किस पे निकालना है? 25% ऑन कॉस्ट पे। भाई हमें दी है सेल है लेकिन निकालना कॉस्ट पे है। देन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी होगी? हमें दिखाना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है? पहले तो वो जान लो, सेल्स माइनस जीपी। सेल तो हमारे पास है, हमें निकालना ग्रॉस प्रॉफिट, लेकिन निकालना किस पे है? कॉस्ट पे। तो मैं क्या करूंगा? 25%, ये किस पे कह रहा है? कॉस्ट। इन दैट केस जिस पे भी हमें कैलकुलेट करना होता है, नीचे वाली टर्म बेसिकली उसी को रिप्रेजेंट करती है, ये कॉस्ट है। लेकिन सामने मेरे पास जो 2000 है वो क्या है? वो सेल है। अब मुझे इसको कॉस्ट को सेल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास सेल है, मुझे इसको सेल बनाना है। सेल बनाने के लिए क्या करेंगे? ठीक पहले वाले क्वेश्चन का उलट है ये। सेल का मतलब कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा कॉस्ट तो है ही है, अगर मैं इसमें ऐड कर दूं ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि कितना है परसेंटेज में? 25। तो 25/125, ठीक है। कॉस्ट कितनी थी? फिर से बता रहा हूँ, कॉस्ट कितनी है? परसेंटेज में बात करें तो 100, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज में बात करें तो 25। तो कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो गया? सेल। सेल कितनी हो गई? 125। तो 25/125, और सामने भी क्योंकि सेल है तो हम इसको इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। 400 इसका क्या आ गया? ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। आई होप ये क्लियर है। ये 25% किसके बराबर आ गया? 400 के। लेकिन हमें निकालनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल कितनी है? 2000। ग्रॉस प्रॉफिट हमने कितना निकाला? 400। तो अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात करें कि गुड्स में बनाने का खर्च कितना आया,
वो आया 1600, तो सी इज द राइट आंसर। आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2005 अमाउंट रुपीज 10 लाख। कहता है सेल्स जो है वो 10 लाख की हैं। सेल्स इंक्लूडेड गुड्स सोल्ड टू मिस्टर ए फॉर रुपीज 50,000 एट ए प्रॉफिट 20% कॉस्ट। इन सेल्स में हमने मिस्टर ए को गुड्स बेची हैं 50,000 की, जो कि 20% प्रॉफिट पे हैं। सच गुड्स आर स्टिल लेइंग इन द गोडाउन एट द बायर्स रिस्क, यानी ये अभी भी हमारे ही गोडाउन में पड़ी हुई हैं एट द बायर्स रिस्क, यानी मिस्टर ए ने हमें ये कहा होगा कि ये गुड्स तो मैंने खरीद ली लेकिन आप इसको अपने गोडाउन में ही रखो। देयरफॉर सच गुड्स शुड बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ। अब इन गुड्स को हम क्या ट्रीट करेंगे? देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, अगर हमने किसी को गुड्स बेची, हमने अपना जो पोजेशन है उसको दे दिया, हमने अपनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर ली, अब उसने गुड्स हमारे पास रखी, हमारे गोडाउन में रखी, तो ये उसकी सिरदर्दी है। हमने गुड्स अपने हैंड से उसको दे दी हैं, वो नहीं लेके गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने सेल नहीं की, हमने अपनी लाइबिलिटी ख़त्म कर दी है। उसने गुड्स नहीं उठाई, उठा लेगा तब भी सेल है, नहीं उठाई उसके रिस्क पे हैं। अब हमारा कोई रिस्क नहीं है, हमने गुड्स बेच दी थी, उसके रिस्क पे हैं, तो हमारे लिए वो गुड्स उठा ले या हमारे गोडाउन में ही रहने दे, हमारे लिए वो सेल्स है। तो अगर किसी ने हमसे गुड्स खरीदी, हमने अपना पोजीशन उसको दे दिया, वो गुड्स घर लेके गया, नहीं लेके गया, अपने रिस्क पे उसने हमारे पास छोड़ दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी सेल नहीं, वो हमारी सेल्स में ही इंक्लूड होंगी। तो सच गुड्स आर ट्रीटेड एज सेल्स। हम उनको क्या मानेंगे? हम उनको तब भी सेल्स ही मानेंगे। सिंपल है कि अगर आपने पोजीशन हैंड ओवर कर दिया, सामने वाले ने या कस्टमर ने गुड्स नहीं उठाई, आपके पास ही रहने दी, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी सेल नहीं हुई, वो आपकी सेल में ही रिकॉर्ड की जाएंगी। सो आंसर इज सेल। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब जो स्टॉक बच जाता है, जो बिका हुआ स्टॉक नहीं है, यानी अनसोल्ड स्टॉक, लेकिन वो तो हमने बेच दी हैं। गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब ऐसी गुड्स जो हमने बेच दी लेकिन अभी तक बायर जो हमारा कस्टमर है उसके पास पोजीशन नहीं पहुंचा। जैसे फॉर एग्जांपल हम अमेजोन से ऑर्डर करते हैं, वहाँ से गुड्स आ जाती हैं लेकिन हम तक नहीं पहुँचती, उनको कहते हैं गुड्स इन ट्रांजिट। और सेल्स रिटर्न, क्योंकि गुड्स जब वापस कस्टमर हमें वापस कर दे, दैट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। तो ये क्या है? सही ऑप्शन क्या रहेगी? सेल्स। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज द कैपिटल ऑफ सोल ट्रेडर वुड चेंज एज ए रिजल्ट ऑफ। जो सोल ट्रेडर है, यानी सोल ट्रेडर हो गया जो एक ही पर्सन अपना बिजनेस चला रहा है, जिसमें पार्टनरशिप नहीं है, ये सिंगल पर्सन जो है अपने बिजनेस को देख रहा है। तो कैपिटल ऑफ सोल ट्रेडर वुड चेंज एज ए रिजल्ट। उसकी कैपिटल कब चेंज होगी? एक क्रेडिटर बीइंग पेड इज अकाउंट बाय चेक। एक क्रेडिटर ने पैसा दे दिया, भाई एक क्रेडिटर पैसा देगा, अकाउंटिंग आपको याद होगी, तो हमारा कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा और हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, हमारे डेटर्स डिक्रीज हो जाएंगे क्योंकि क्रेडिटर ने हमें पेमेंट कर दी। रॉ मटेरियल बीइंग परचेज ऑन क्रेडिट, हमने उधार में रॉ मटेरियल खरीदा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कैपिटल पे, क्योंकि एक तरफ हमारा स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, एक तरफ हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। फिक्स एसेट बीइंग परचेज ऑन क्रेडिट, फिक्स एसेट खरीदेंगे तो फिक्स एसेट इंक्रीज हो जाएंगे, उधार में तो एक लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, कैपिटल पे कोई फर्क नहीं आया। वेजेस बीइंग पेड इन कैश, कोई भी खर्चा, कैपिटल पे फर्क कब आता है? जब हम कोई एक्सपेंस पे करें, जब हम कैपिटल से पैसा विड्रॉ करें, जब हमें कोई प्रॉफिट हो, तो तब हमारी कैपिटल जो है वो चेंज होती है। तो अगर हम कोई एक्सपेंस पे कर रहे हैं तो वो हमारी कैपिटल को डिक्रीज करेगा। सो द कैपिटल ऑफ सोल ट्रेडर कब चेंज होगी? जब हम कोई एक्सपेंस पे करें, दैट इज वेजेस बीइंग पेड इन कैश। Rent paid on 1st October 2004 for the year to 30th September 2005, यानी 1 अक्टूबर 2004 से लेके 30 सितंबर 2005, ये पूरा साल है। पूरे साल का रेंट हमने दिया 1200। एंड रेंट पेड ऑन 1st अक्टूबर 2005, 1 अक्टूबर 2005 से 30 सितंबर 2006, ये अगला साल आ गया, हमने रेंट दिया 1600। रेंट पेबल एज शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005 वुड बी। हमें ये बताना है कि दिसंबर 2005 तक का टोटल रेंट कितना होगा। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। अक्टूबर 2004 से 30 सितंबर 2005 हमने रेंट कितना दिया? 1200। अच्छा, ये पूरे साल का हो गया। 1 अक्टूबर से ये पूरे साल का हो गया, 1 अक्टूबर 2004 से लेकर 30 सितंबर 2005। ठीक है, थोड़ा डिटेल में करवा रहा हूँ। ये पूरे साल का रेंट, और रेंट कितना है? 1200 रुपये। तो 1200 12 महीने का रेंट मतलब 100 रुपया महीना रेंट हो गया, सिंपल, 100 पर मंथ। अच्छा, ज़रा देखें, हमें दिखाना है दिसंबर 2005 तक का रेंट, यानी 1 जनवरी 2005 से 31 दिसंबर 2005 तक का रेंट। चलिए, तो कब शुरू हुआ? 2004।
अक्टूबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जैन, 1 फेब, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, जुलाई, 1 अगस्त और सितंबर। 30 सितंबर ले लो, तो पूरे 12 महीने बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है। अच्छा, तो अक्टूबर यानी 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, ये पूरे मंथ का रेंट ही है। 1 अक्टूबर नहीं मानना, 1 से लेके अक्टूबर का मंथ हो गया 31 का, तो 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का रेंट 100 रुपये, 31 नवंबर का रेंट, 30 नवंबर तक का रेंट 100 रुपये, 31 दिसंबर तक का रेंट 100 रुपये, यानी हर महीने 100 रुपये का रेंट। क्लियर है? 1200 रेंट था साल का, हर महीने 100 रुपये रेंट। अच्छा, अब हमें ये देखना है अक्टूबर 2004, ये 2004 है, ये भी 2004 नवंबर, ये भी 2004। जनवरी से क्या शुरू हो जाएगा? 2005। अब ये सारा रेंट यहां से यहां और यहां से यहां, ये सारा कितने महीने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंथ्स का रेंट ये दिसंबर का है, सॉरी 2005 का है, यानी कितना टोटल? 900 रुपये। ये क्लियर है? अच्छा, अब अगला देखते हैं, अगला रेंट कब से है? 1 अक्टूबर 2005 से 30 सितंबर 2006। 1 अक्टूबर 2005, हमें 2005 का देखना है, यानी 1 अक्टूबर 2005 से 31 दिसंबर। 31 दिसंबर कितने महीने बन गए? 3 अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। साल का रेंट कितना था? 1600, तो सिंपली 3 महीने का निकाल लो, 1600 इंटू 3/12, तो वो हो जाएगा 400। 1600 इंटू 3/12 किया तो 400, यानी दिसंबर तक का रेंट कितना हो गया टोटल? 1300। आई होप आपको ये क्लियर है। आपने सिंपली 1 जनवरी 2005 से लेके 31 दिसंबर 2005 तक का रेंट देखना है, जिसमें से कुछ महीने आपके अक्टूबर 2004 से 30 सितंबर 2005 इसमें फाल कर जाएंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये तो 2004 का ही आ जाएगा, इसको छोड़ देना है। जनवरी से काउंट कर लेना है, जनवरी से कहाँ तक? सितंबर तक, बने 9 मंथ्स, तो यह 9 मंथ्स का रेंट यहाँ पे आ गया। फिर जो अगला रेंट उसने दिया अक्टूबर 2005 से 30 सितंबर 2006, तो अक्टूबर 2005, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने बनते हैं। अगर साल का रेंट 1600 है तो 3 महीने का हमने कैलकुलेट कर लिया 3/12 करके, तो वो हो गया 400, यानी पूरे दिसंबर का रेंट 1 जैन से टू 31 दिसंबर 2005 तक का जो रेंट बना वो टोटल बना 1300। सो राइट आंसर इज सी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ए डिक्रीज इन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वुड इन रिजल्ट इन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यानी ऐसे डेट्स जो डाउटफुल हैं, मतलब जिनकी रिकवरी होना मुश्किल है, जो लग रहा है कि जो पैसा हमें नहीं आएगा, लेकिन अगर वो डिक्रीज हो गए, मान लो मैं कहता हूं कि हो सकता है कि मुझे मेरे डेटर से 10,000 रुपये कम मिले, लेकिन बाद में ऐसा लगे कि नहीं 10 नहीं, मुझे 6,000 ही कम मिलेगा। इट मीन्स पहले मैं लॉस कितना एक्सपेक्ट कर रहा था? 10,000 का, अब मैं कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? 6,000 का। इट मीन्स मेरा जो लॉस है वो 4,000 कम हुआ, और अगर आपका लॉस 4,000 कम हुआ तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी नहीं, लाइबिलिटी की तो बात ही नहीं हो रही। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी नहीं। वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे एक्सपेंस करने के जो हमें पैसा चाहिए। ए डिक्रीज इन नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट कम होगा? बिल्कुल नहीं। अभी मैंने कहा कि 10,000 था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कि मेरा पैसा जो डूबने वाला है वो 10,000 है, लेकिन बाद में लगा कि नहीं 6,000 ही डूबेगा। इट मीन्स 4,000 मुझे बच रहा है, कहीं ना कहीं वो मेरा प्रॉफिट इंक्रीज करेगा, एंड इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट। सो डीज आर राइट आंसर, कि अगर हमारे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है अगर डिक्रीज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, इट मीन्स हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सो आंसर इज एन इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट। तो ये थे दोस्तों आज के एमसीक्यू। नेक्स्ट टॉपिक भी फाइनल अकाउंट्स पे लाऊंगा विद एडजस्टमेंट वाले एमसीक्यूज। वो करने के बाद फिर जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनके एमसीक्यूज, फिर नई बुक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। फॉलो कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।